नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार तिवारी आपका गारी क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब तक अपन जो रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड है उसके अंतर्गत जो वर्ण परिचय अपन पढ़ रहे थे। और वर्ण परिचय के अंदर हमने स्वर वर्ण पढ़े, उसके बाद में हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण अपन पढ़ रहे थे। उसके बाद में दोस्तों उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए व्यंजनों के जो भेद थे वो हम आज देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो भेद था वो अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था, जो थे 25 स्पर्श वर्ण। 25 स्पर्श वर्ण, ये 25 स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं आपको पता है। इनको स्पर्श भी कहते हैं, इनको स्पष्ट भी कहते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत अपना जो कैसे कबूतर कै ख ग आदि अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर जो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन पाँचों के अंदर 5-5 वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। इन पाँच व्यंजन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ण बोलते हैं। और दोस्तों इनको उदित भी बोलते हैं। उदित किसे बोलते हैं दोस्तों? कु चू टू पू। जो कु चू टू तू पू है दोस्तों, वो क्या है? उदित वर्ण है। क्या है? उदित वर्ण है। ये जो कु चू टू तू, इसको हम, क्योंकि इसके अंदर क के अंदर ऊ की इत संज्ञा हो जाती है और क शेष रहता है, इसलिए इनको कु चू टू तू पू एते उदिता, उदित भी कहा जाता है, उदित वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है उदित वर्ण है कति, तो पंच उदित वर्ण है कु चू टू तू पू एतः उदितः। इन कु चू टू तू पू के कहने से ही इन 25 वर्णों का बोध हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो ये हर एक वर्ण का जो अंतिम वर्ण है, य ng ण न म, इनको अनुनासिक बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, तो यमंगणनम, ये 5 प्रकार के जो वर्ण है ये अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। ये थे अपने स्पर्श वर्ण, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? यण वर्ण किसे कहते हैं और यण प्रत्याहार किसे कहते हैं, ये सब हम देखेंगे। अंतस्थ का मतलब यह हुआ दोस्तों, इसके लिए एक सूत्र होता है यणो अंतस्तः। क्या सूत्र है? यणो अंतस्तः, यानी यण प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण। अब यण प्रत्याहार में 4 वर्ण कौन कौन से आते हैं? य व र ल, ये 4 वर्ण आते हैं दोस्तों यण प्रत्याहार में। इन्हीं को यण वर्ण भी बोलते हैं, इन्हीं को प्रत्याहार वर्ण भी बोलते हैं, और इन्हीं को अंतस्थ वर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतस्थ वर्ण। अब क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि जो अंतस्थ वर्ण है वो महेश्वरी सूत्रों में कौन से सूत्र संख्या पर है, तो आपको बताना पड़ेगा 5वां नंबर का जो सूत्र है वो तो है हयवरट, इसमें य व र और छठे का ल। तो य व र ल कौन से सूत्र संख्या में है महेश्वरी सूत्रों में? 5वें और 6ठे में, ठीक है। इनके उच्चारण में इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इनके उच्चारण में जो वायु होती है वो मुख से बाहर नहीं निकलती, अंदर ही विद्यमान रहती है, इसलिए अंतस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख के अंदर वायु विद्यमान रहती है, बाहर नहीं निकलती है, इनको अंतस्थ, इसीलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। यण वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें य व र ल है। और यण प्रत्याहार क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूत्र संख्या 5 और 6 के अंदर जो ये से लगाकर ण तक जो है इनको यण वर्ण कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों उष्म वर्ण। उष्म वर्णों को सल प्रत्याहार के नाम से भी जाना जाता है। उष्म वर्णों को सल प्रत्याहार के नाम से भी जाना जाता है, और ये कितने हैं संख्या में? 4 हैं, ठीक है। तो अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र होगा सलोष्माण है, यानी सल प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण। अब सल प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? ये स है और ये ल है। अब सल प्रत्याहार में कौन कौन से आ गए? स है, ठीक है। प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, इस चतुर्थ वर्ण को छोड़ देते हैं क्योंकि ये हलंत है, और ये ये है वर्ण, ठीक है। हल सूत्र के अंदर ये प्रथम है वर्ण। तो ये 4 जो वर्ण हुए वो क्या कहलाए? सल प्रत्याहार कहलाए। इसके लिए सूत्र कौन सा होता है दोस्तों? सलोष्माण है। और अगर आपको पूछे महेश्वरी सूत्रों में इनकी संख्या कितनी है, तो 13 व 14 इनकी संख्या है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अयोग वा है।
अयोगवा है या पराश्रित है। इनको अयोगवा है या पराश्रित क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरों पे आश्रित है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये दूसरों पे आश्रित है। और आपको पूछे कि अयोगवा है या पराश्रित वर्ण कितने हैं, तो आपको बताना है 4 वर्ण हैं। अब कौन कौन से हैं 4 वर्ण? आपका पहला जो वर्ण है वो है विसर्ग। आप सभी जानते हो विसर्ग का सिंबल ये होता है जिसे हम अह के उच्चारण से उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे राम शब्द है और राम के अंत में ये विसर्ग लगा देते हैं तो क्या बनता है? रामः बनता है। तो पहला कौन सा हो गया? विसर्ग। उसके बाद में आता है अनुस्वार। अनुस्वार के अंदर क्या है दोस्तों? अनुस्वार इसका सिंबल ये है, एक पॉइंट, ये भी क्या है? पराश्रित है, दूसरों पे आश्रित है। इसका उच्चारण हम मकार के आधार पर करते हैं, हलंत मय के आधार पर करते हैं। जैसे मान लो राम है, तो राम है के अंदर ये राम और यहाँ पे रामम, यहाँ पर राम और राम के ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो क्या बन गया? रामम। विसर्ग लगा दिया तो राम है और अनुस्वार लगा दिया तो रामम। उसके बाद में जिह्वा मूल्य। अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि जिह्वा मूल्य कौन से वर्ण हैं, तो आपको बताना है अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग ख। यानी ये तो पूरा विसर्ग हो गया एक प्रकार से, ये पूरा विसर्ग। अब इनको अगर आधा आधा करेंगे तो ये अर्ध विसर्ग हो जाते हैं। तो जिह्वा मूल्य के अंदर अर्ध विसर्ग कौन कौन से हैं? क और ख। और उपपदमानीय के अंदर अर्ध विसर्ग कौन कौन से हैं? प और फ। ठीक है दोस्तों, प और फ। तो अयोगवा है या पराश्रित वर्ण कितने हुए? 4, विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूल्य और उपपदमानीय। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत गहराई से पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी अपने को जानकारी रखनी है। क्या कि संस्कृत भाषा के अंदर, ध्यान से देखना, संस्कृत भाषा के अंदर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? वर्णों की, चाहे वो अच वर्ण हो चाहे वो हल वर्ण हो, वर्णों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो अपन ने अच वर्ण पढ़े थे कितने? 13। और हल वर्ण कितने पढ़े थे? 37 प्रकार के हल वर्ण हैं। तो टोटल कितने हो गए? 50। तो आपको पूछे कि संस्कृत भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना होगा? 50। ठीक है। इसके बाद में अगर क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में अच वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि ह्रस्व कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और दीर्घ कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है। टोटल कितने हो गए? 13 प्रकार के। ठीक है। संस्कृत भाषा में कुल वर्णों की पूछे तो 50, अगर अच वर्णों की कुल संख्या पूछे तो 13। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं संस्कृत में हल वर्णों की कुल संख्या। अब संस्कृत में हल वर्णों की कुल कितनी संख्या है? तो अपन ने 25 वर्ण तो देखे, कौन से? स्पर्श 4 देखे, अंतस्थ 4 देखे, ऊष्म और 4 देखे अयोगवाह है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, अयोगवाह है, इन सभी की चर्चा अपन पीछे कर चुके हैं। अगर आपको वापस इसको समझना है तो आप इसको रिवाइज करके वापस भी देख सकते हैं। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? संस्कृत में कुल हल वर्ण कितने हो गए? 37। संस्कृत में कुल हल वर्ण कितने हो गए? 37। और पाणिनि जी द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी हुई? अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है पाणिनि जी द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी हुई, तो आपको बताना होगा 63 या 64। अब यहाँ पे यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कुल वर्णों की, अच वर्ण और हल वर्ण दोनों पूछ रहे हैं। किसमें? पाणिनीय शिक्षा में। तो 63 और 64। और अगर संस्कृत में आता है तो त्रिषष्टि और चतुष्षष्टि हुआ। त्रिषष्टि यानी 63, चतुष्षष्टि यानी 64। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं कि पाणिनि के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी है। पाणिनि जी के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे पाणिनि जी के अनुसार स्वरों की कुल संख्या 21 और 22 है, एकविंश और द्वाविंश संस्कृत में। कैसे? कि 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अपन ने देखा ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। तो कितने हो गए? 3। ई भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, ये भी 3 हो गए। ऊ भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, ये भी 3 हो गए। री भी क्या होता है? ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है, ये भी कितने हो गए? 3 हो गए। री की बात करें तो री का कभी भी दीर्घ नहीं होता, ये हमेशा कितना होता है? ये हमेशा ह्रस्व और या प्लुत ही होगा। तो इसकी गणना 2 या 1 के रूप में भी की जाती है। इसके अलावा 4 वर्ण जो अपने संयुक्त वर्ण थे, ये थे कौन से? ए, ओ, आई, औ। इनका ह्रस्व नहीं होता लेकिन दीर्घ और प्लुत होता है। इस प्रकार से ए, ई, उ, री, इनके 3-3
इनके 3 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद में री के 2 हो गए, या 1 मानेंगे तो 1 मान लेंगे। उसके अलावा ए ओ आई औ, इसका क्या नहीं होता, इसका हर्ष में नहीं होता, लेकिन 2 2 वर्ण ये हो गए। तो इस प्रकार से 4 × 2 8 ये हो गए। इस प्रकार से 21 22, 21 22 का मतलब समझ गए। अगर री को हम प्लुत मानेंगे तो 22 और नहीं मानेंगे तो 21। इस प्रकार से ये अपने स्वरों की संख्या थी जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। आपको उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।